Bismillahirrahmanirrahim. We are studying chapter number 2, which is about the atomic structure, and today is our lecture number 5. Lecture number 5 न्यूट्रॉन की डिस्कवरी और इसकी प्रॉपर्टीज से मुताल्लिक है. Now, learning objectives of today's lecture are to enable our students to describe how Rutherford predicted the presence of neutron inside the atom, to describe the experiment by which James Chadwick discovered neutron, and to describe the properties of neutron. यानी आज के इस लेक्चर को स्टडी करने के बाद स्टूडेंट जो है ये डिस्क्राइब कर सकेंगे कि आखिर रदरफोर्ड ने एक एटम के अंदर न्यूट्रॉन की प्रिडिक्शन कैसे की, वो जेम्स चैडविक का एक्सपेरिमेंट जो है वो समझ सकेंगे और उसको डिस्क्राइब कर सकेंगे, जिसके नतीजे में न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, और ये स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज को भी समझ सकेंगे और इसको डिस्क्राइब कर सकेंगे. नाउ न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय सर जेम्स चैडविक इन 1932. इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री पढ़ लेते हैं और उसके बाद वो समरी जो आपने इनफैक्ट लिखनी है अपनी बुक के मुताबिक वो हम पढ़ेंगे. पहली बात तो आप ये समझ लें कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद हुई. ये बुक में जो आपके एक स्टेटमेंट लिखी हुई ना कि पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, फिर प्रोटॉन और फिर न्यूट्रॉन और फिर न्यूक्लियस, वो बात गलत है. पहले दो सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और ये दोनों पार्टिकल 1920 तक डिस्कवर हो चुके थे. In 1913, Rutherford and Bohr's atomic model was presented. Rutherford ने फिर पहले प्रेजेंट किया और उसको मॉडिफाई किया. बोस ने इसलिए बाजुकात उसको कंबाइनली Rutherford Bohr's atomic model भी कह दिया जाता है. So in 1913, Rutherford Bohr's atomic model was presented, according to which the total mass of an atom is concentrated inside its nucleus. क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, तो रदरफोर्ड और बोर्स एटॉमिक मॉडल के मुताबिक एक एटम का टोटल मास उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है. 1920 में रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि एक एटम का टोटल मास उसके अंदर मौजूद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के टोटल मास से ज्यादा होता है. इसका क्या मतलब हुआ कि एटम के अंदर सिर्फ यही तो पार्टिकल मौजूद नहीं है, एक और पार्टिकल भी मौजूद होता है. तो इस तरह उसने एक मिसिंग पार्टिकल को प्रिडिक्ट किया, और वो मिसिंग जो पार्टिकल था वो न्यूट्रल था, क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल प्रोटॉन डिस्कवर हो चुका, नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुका, और ये दोनों एक दूसरे के चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. तो इसका मतलब ये है कि जो थर्ड पार्टिकल है वो न्यूट्रल होना चाहिए, और उसका मास जो है वो प्रोटॉन के मास से तकरीबन बराबर होना चाहिए. और रदरफोर्ड ने एक और जो बात जो है उसके ज़हन में थी, वो ये कि ये न्यूट्रल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कॉम्बिनेशन से बनना चाहिए. So in 1920, it was observed by Rutherford that total mass of an atom was greater than the sum of the masses of protons and electrons present in it. So he predicted that a neutral particle having the mass approximately equal to that of proton was also present inside the nucleus. According to Rutherford, this particle was formed by combination of electron with the proton. 1930 में दो जर्मन साइंटिस्ट, इनके नाम थे बोथे एंड बेकर. बात यहाँ पे एक और ये समझाऊंगा कि यहाँ भी डिस्कवरी टोटली जो है वो जेम्स चैडविक की वजह से नहीं थी. ये जो एक्सपेरिमेंट था जेम्स चैडविक का, ये सबसे पहले 1930 में
इन दो जर्मन फिजिक्स्ट ने शुरू किया था, जिनके नेम बोथे एंड बेकर हैं। ये एक्सपेरिमेंट इनिशियली इन्होंने जो है वो परफॉर्म किया और फिर इसकी में मॉडिफिकेशंस होती रही, जिसके नतीजे में आखिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। Now, these two scientists found that when a thin sheet of beryllium metal was bombarded with the alpha rays, highly penetrating radiation was emitted. यानी जब जो अल्फा रेज, ये एक लेड ब्लॉक, उसके अंदर एक रेडियो एक्टिव सोर्स है जो अल्फा रेज को अमिट करता है। जब ये अल्फा रेज को बेरिलियम मेटल की एक थिन शीट पर फॉल किया गया या बम्बार्ड किया गया, तो बेरिलियम से ऐसी रेडिएशंस अमिट हुई जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा थी, यानी दूसरे सब्सटेंसेस में पेनिट्रेट करने की इनमें बहुत ज्यादा एबिलिटी थी। लेकिन ये दो साइंटिस्ट जो है वो इन रेडिएशन की नेचर को डिस्क्राइब नहीं कर सके थे। लेटर ऑन 1932 में आयरन क्यूरी और उसके जो हस्बैंड हैं फ्रेडरिक जूलियट, ये बहुत ही फेमस न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। मॉडिफिकेशन क्या थी कि अब उन्होंने जो रेडिएशन इस जो बेरिलियम मेटल से एमिट हो रही थी, कैसे एमिट हो रही थी, फिर देख लीजिए कि अल्फा रेडिएशन को, अल्फा रेज को बेरिलियम मेटल पर बम्बार्ड किया गया और उससे जो रेडिएशन जो है एमिट हो रही थी, उन्होंने उन रेडिएशन को एक पैराफिन जो है वो प्लेट या पैराफिन ब्लॉक पर, पैराफिन मीन हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन की तादाद इनमें ज्यादा होती है। तो पैराफिन वैक्स पे उन्होंने इसको बम्बार्ड किया और इसके नतीजे में जो है वो क्या हासिल हुआ, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस पैराफिन से निकलने वाले जो पार्टिकल्स हैं, जो रेडिएशंस हैं, वो प्रोटॉन पे मुश्तमिल हैं, क्योंकि इन रेडिएशन को एक आयोनाइजिंग चैम्बर ने डिटेक्ट कर लिया। यानी इन दो साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो बेरिलियम मेटल पर जब अल्फा रेज बम्बार्ड करती हैं, तो उसके नतीजे में जो अमिट होने वाली अननोन रेडिएशन की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि वो पैराफिन वैक्स में से प्रोटॉन को अमिट करती हैं। लेकिन इन दो साइंटिस्ट ने ये प्रपोज किया कि ये रेडिएशन जिन्होंने पैराफिन ब्लॉक में से, पैराफिन वैक्स में से ये जो प्रोटॉन इजेक्ट किए हैं, वो क्या है, वो गैमा रेस है। यानी अभी तक न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ। यानी इन दो साइंटिस्ट ने कहा कि ये जो रेडिएशन है जो बेरिलियम से निकल रही है, वो न्यूट्रॉन नहीं है, वो क्या है, वो गैमा रेस है। तो इसके बाद जो है ये फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन की इसी साल जेम्स चैडविक ने, जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, तो जेम्स चैडविक ने थ्योरेटिकली ये शो किया कि जो गैमा रेज जो हैं वो जो बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल या अल्फा रेज की बम्बार्डमेंट से प्रोड्यूस होते हैं, उनकी इतनी एनर्जी नहीं हो सकती कि वो पैराफिन में से जो है वो प्रोटॉन को निकाल सके। जिम चैडविक ने जूलियट एक्सपेरिमेंट को बहुत दफा रिपीट किया। उसने बेरिलियम से निकलने वाले पार्टिकल की एनर्जीज को मेजर किया और पैराफिन से जो प्रोटॉन निकल रहे थे उनकी एनर्जीज को भी मेजर किया। इन रेडिएशन की ग्रेटर पेनिट्रेटिंग पावर की बेस पर जेम्स चैडविक ने प्रपोज किया कि बेरिलियम मेटल से एमिट होने वाली जो रेडिएशंस हैं वो न्यूट्रल पार्टिकल पर मुश्तमिल हैं, जैसा कि रदरफोर्ड ने प्रपोज किया था। और क्योंकि ये कैसे उसने कहा कि ये न्यूट्रल है, क्योंकि उनको वो जो गैस को आयोनाइज नहीं कर सकते थे, आयोनाइजिंग चैम्बर उनको डिटेक्ट नहीं कर सकता था। और इसी साइंटिस्ट ने, जेम्स चैडविक ने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम जो है वो अप्लाई करके जो है भी शो किया, एक्सपेरिमेंटली शो किया कि ये जो रेडिएशंस बेरिलियम मेटल से निकल रही हैं,
ये न्यूट्रल पार्टिकल पर मुश्तमिल है और उनका मास तकरीबन उतना ही है जितना कि प्रोटॉन का है। तो इस तरह जेम्स ने अपनी इस डिस्कवरी की वजह से, सॉरी, इस फाइंडिंग की वजह से इन पार्टिकल्स को जो है वो आइडेंटिफाई किया कि वो न्यूट्रॉन है। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट जो है सबसे पहले वो बेकर और बोथे ने भी किया, उसके बाद जो है वो आयरन क्यूरी और उसने जूलियट ने भी ये एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन जो बेरिलियम मेटल से एमिट होने वाली जो रेडिएशन है उसमें प्रोटॉन्स को आइडेंटिफाई किया जेम्स चैडविक ने, इसलिए ये डिस्कवरी जेम्स चैडविक के नाम है। तो इसको एक दफा फिर देख लें कि इन 1932 an English physicist James Chadwick showed theoretically that gamma rays produced by alpha bombardment on beryllium could not have sufficient energy to knock protons out of paraffin. James Chadwick repeated Juliet's experiment many times. He measured the energy of radiation emitted by the beryllium and that of the proton coming from the paraffin. On the basis of their greater penetrating power, James Chadwick proposed that radiation emitted from the beryllium consisted of a new type of neutral particles, which were named as neutron, as were proposed by the Rutherford. He then applied the laws of conservation of energy and momentum to his experimental result and showed that these particles emitted from beryllium were neutral with about the same mass as the proton. James Chadwick thus discovered neutron. ये तो हिस्ट्री मैंने आपको बताई, ये सारी हिस्ट्री आपने उस तरह नहीं लिखी, ये आपको थोड़ा समझाने की खातिर है कि ग्रेजुअली न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। अब आपने अपने लिखना इसको अपनी बुक के मुताबिक है, जिस तरह ये मैं इसको पॉइंट वाइज जो है वो समराइज किया, आपने इस तरह लिखना है कि इन 1932 जेम्स चैडविक bombarded a stream of alpha rays from a radio element polonium on a thin sheet of beryllium metal. ये आप जैसे देखें, this is the polonium, it is emitting the alpha rays. Alpha rays are being bombarded on the thin sheet of beryllium. ये beryllium पर ये thin alpha rays की bombardment हो रही है जी। Second point, some highly penetrating radiations were emitted which were neutral in nature. अब यहाँ पे जो रेडिएशन जो एमिट हुई उनमें दूसरे सब्सटेंसेस में पेनिट्रेट करने की बहुत ज्यादा एबिलिटी थी और ये रेडिएशन जो थी दे कंसिस्टेड ऑफ द न्यूट्रल पार्टिकल। Number 3, these radiation knocked off proton from the paraffin and other hydrogen rich substances। वापस जरा फिगर की तरफ आते हैं कि इन रेडिएशन यानी ये न्यूट्रल पार्टिकल को जब पैराफिन वैक्स पर बम्बार्ड किया गया, पैराफिन वैक्स हाइड्रोकार्बन है या दूसरे सब्सटेंसेस जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा होती है, तो क्या हुआ कि इन रेडिएशन ने पैराफिन वैक्स में से प्रोटॉन को नॉक ऑफ कर दिया, जिसको एक डिटेक्टर ने जो है वो डिटेक्ट किया जी। Number 4, James Chadwick determined the mass of these particles, which was found slightly greater than that of the proton, that it was equal to 1.087 AMU, or approximately equal to 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. And he concluded that these particles were neutron, which are present inside the nucleus, और जो है ये इसने ये भी शो किया कि न्यूट्रॉन इज द another fundamental particle of the atom। तो आपने ये जो समरी जो है वो इसको लिखनी है। अब ये जो न्यूट्रॉन है ये क्यों अमिट होते हैं, उसकी जो है वो रीजन जो है वो ये है कि जब अल्फा रेज बेरिलियम के अंदर जो है
ये एंटर होते हैं। ये अब अल्फा रेज क्या है? दे आर हीलियम न्यूक्लियाई दैट दे कंसिस्ट ऑफ द 2 प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अब जो है वो बेरिलियम के अंदर जो है वो पार्टिकल्स की, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो है वो रीअरेंजमेंट हो जाती है। बेरिलियम चेंज हो जाता है कार्बन में, और एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन इन न्यूट्रल रेडिएशन की सूरत में अमिट होता है। ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो ये फिगर मैं आपको दिखा चुका हूं। अब ये सारा जो प्रोसेस है, ये इसको अब आप दो एनिमेशन की सूरत में जो है ये आप ये देखेंगे। ये एनिमेशंस हैं, दो एनिमेशंस। तो ये एनिमेशंस के जरिए आप इनको जरा दोस्त ये समझिएगा। So let's see what happened in this experimental setup. Here you can see in the polonium is kept in this cavity and it is enclosed by lead material. Lead is a heavy metal and which blocks the radiations from going out in every direction. That's why this end is open so that radiations could go in only one direction. When a beryllium material was kept in front of these radiations, since polonium is a source of alpha particles which is doubly positive charge, so it releases alpha particles towards beryllium metal which is placed in front of it. So beryllium metal, here you can see in this equation, beryllium metal when hit by alpha particle gets transformed into carbon 12 with the release of one neutron. So neutrons were being released and these neutrons were going towards detector, but detector could not detect these radiations because detector was designed only to detect radiations of either positive or negative charges. Anyway, these radiations were found to be highly penetrating radiations, and initially these radiations were thought to be gamma radiations. Later on, the experimental setup was changed. Now a paraffin wax, which is a proton-rich material, was placed in front of beryllium before the detector. When alpha particles started emitting out of polonium material onto beryllium metal, again the same happened. Neutrons were released. Emission of neutron took place, and these neutrons went on to hit the paraffinic material, which is rich in protons. Since neutron and proton are of a comparable mass, it was possible that this neutron could eject protons from paraffinic material, which is highly rich in protons. And detector in front showed deflection, which means some radiations were coming onto it, but we already know that radiations coming from beryllium material were chargeless. So how could we get radiations over here with the charges? Actually, these protons were coming from paraffinic material. So how could protons come from over here? These protons were ejected out by neutrons coming from beryllium material. And we already know that if these radiations which were coming from beryllium were gamma rays, they would not be able to eject protons from paraffinic material. So it was established that the radiations coming from beryllium were न्यूट्रॉन्स। अब एक और एनिमेशन है ताकि आपका जो है वो कॉन्सेप्ट फर्दर जो है Discovery of neutrons. क्लियर हो सके। James Chadwick discovered neutrons in 1932. For this important discovery, he was awarded the Nobel Prize for Physics in 1935. Chadwick experiment and the discovery of neutrons. In this experiment, alpha particles are projected towards the beryllium target. Beryllium in turn released another particles. These are neutral in nature. When these particles pass through paraffin wax, atoms gets charged and energized and release protons. When these protons made to enter into a gas-filled chamber, these charged protons ionized the gas. In this chamber, he placed a detector for protons. As a result of the incidence of alpha particles on beryllium, uncharged particles with same mass as protons are released. He called them neutrons.
जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज क्या है। नंबर वन, न्यूट्रॉन्स दे आर neutrons are neutral. They are the fundamental particle of the atom present inside the nucleus of the atom. ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद जो है ये न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए। न्यूट्रॉन्स आर स्टेबल इनसाइड द न्यूक्लियस। जब तक न्यूक्लियस के अंदर है ये स्टेबल है, बट फ्री न्यूट्रॉन्स आर अनस्टेबल एंड डिके इनटू प्रोटॉन विद द एमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड वेरी स्मॉल न्यूट्रल पार्टिकल्स व्हिच आर नोन एज द न्यूट्रिनो। तो ये न्यूट्रॉन डिसोसिएट हो गया एक प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, विद द एमिशन ऑफ न्यूट्रिनो। इसको आप इस फिगर में देख सकते हैं। न्यूट्रॉन ये प्रोटॉन में, बीटा रेस में यानी इलेक्ट्रॉन में और न्यूट्रिनो में डिसोसिएट हो रहा है। न्यूट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन कैन नॉट आयोनाइज द गैस। किस वजह से? बिकॉज दे आर न्यूट्रल इन नेचर। न्यूट्रॉन्स आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल। दूसरे सब्सटेंसेस में पेनिट्रेट करने की एबिलिटी इनमें बहुत ज्यादा होती है। न्यूट्रॉन विद एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स or more are called fast neutrons, whereas those having energy less than 1 electron volt are called slow neutrons. Neutrons are not deflected by electric and magnetic field. इसका मतलब क्या हुआ कि they are neutral in nature. Neutrons can knock out proton from paraffin wax, water, cellulose या दूसरे जो प्रोटॉन रिच मटेरियल होते हैं उनमें से ये प्रोटॉन को नॉकआउट कर देता है, नॉक ऑफ कर रिमूव करता है। स्लो न्यूट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिव देन द फास्ट वन फॉर द फिशन पर्पस। अभी मैंने आपको बताया कि एनर्जी के लिहाज से हम इनको स्लो न्यूट्रॉन या फास्ट न्यूट्रॉन में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये स्लो न्यूट्रॉन आप देखिए दे आर इफेक्टिव देन फास्ट वन फॉर द फिशन पर्पस। यानी इसकी एग्जांपल देखिए कि जब स्लो न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया जाता है यूरेनियम 235 पर, तो ये क्या होता है कि इट इज चेंज्ड इनटू द अनस्टेबल न्यूक्लियस व्हिच इज यूरेनियम 236। दिस यूरेनियम 236 decomposes or dissociates or breaks into one isotope of krypton 92 and one isotope of barium 141 with the emission of 3 न्यूट्रॉन। और ये न्यूट्रॉन जो है फिर इसी प्रोसेस को जो है वो रिपीट करते हैं। इस तरह ये एक चेन रिएक्शन जो है ये प्रोड्यूस होता है। ये चेन रिएक्शन अगर कंट्रोल ना किया जाए तो ये डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए जो है वो यूज होता है, जबकि इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल करके जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। When neutrons are used as projectile, they can carry out the न्यूक्लियर रिएक्शन। प्रोजेक्टाइल यानी इनको एक्सेलरेट करके किसी दूसरे सब्सटेंस पर बम्बार्ड किया जाए, इसे हम कहते हैं कि दे आर बीइंग यूज्ड एज द प्रोजेक्टाइल। तो जब इसको जो है प्रोजेक्टाइल को नाइट्रोजन एज न्यूट्रॉन एज प्रोजेक्टाइल को जब नाइट्रोजन एटम पर बम्बार्ड किया जाए तो ऐसी सूरत में अल्फा रेज एमिट होती हैं एंड नाइट्रोजन इज चेंज्ड इनटू द बोरान। तो इनफैक्ट न्यूट्रॉन जब इस नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में एंटर होता है तो ये नाइट्रोजन जो है वो इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल की रीअरेंजमेंट की वजह से ये बोरान में चेंज होगा विद द एमिशन ऑफ अल्फा रेज। स्लो न्यूट्रॉन्स, जब स्लो न्यूट्रॉन्स कॉपर मेटल को हिट करते हैं तो ये अनस्टेबल आइसोटोप में चेंज हो जाता है। अनस्टेबल इसलिए कि अब वो रेडिएशन एमिट करना शुरू कर देता है, इसलिए इस अब आइसोटोप को हम आर्टिफिशियल रेडियो एलिमेंट कहते हैं। और ये जो आर्टिफिशियल रेडियो एलिमेंट की फॉर्मेशन है इसके साथ गैमा रेज भी एमिट होती हैं। यानी ये स्टेबल आइसोटोप है कॉपर का, कॉपर 65। तो न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की गई, ये न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में एंटर हो गया टू फॉर्म द कॉपर 66 विच इज आर्टिफिशियल रेडियो एलिमेंट विद द एमिशन ऑफ गैमा रेज। और ये आर्टिफिशियल रेडियो एलिमेंट जो है ये बीटा रेज एमिट करता है। यानी इसमें जो न्यूक्लियस एंटर हुआ था वो अब क्या करता है, वो एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में चेंज हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया
इन द फॉर्म ऑफ बीटा रेज। जो प्रोटॉन जो इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ उसने एटॉमिक नंबर को इंक्रीज कर दिया 30 में, तो जिसकी वजह से ये कॉपर किस में चेंज हो गया, ये जिंक में चेंज हो गया। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर आप कंबाइन करते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन हम यूं लिख सकते हैं कि जब कॉपर पर स्लो न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाए तो ये चेंज हो जाता है जिंक में विद द एमिशन ऑफ बीटा ओएस। तो स्टूडेंट ये प्रॉपर्टीज हैं न्यूट्रॉन की। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये यूं पूछे जा सकते हैं कि हाउ न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, राइट डाउन एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, विच स्पीशीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द decay of neutron, what happens when fast neutrons are bombarded on nitrogen atom, what happens when slow neutrons are bombarded on the copper atoms, write down the nuclear reaction involved in the discovery of neutron। तो फिर आप देख लीजिए कि वो मैंने जो एक्सपेरिमेंट आपको लिखने के लिए कहा है वो समरी की फॉर्म में लिखा है। इससे पहले जितना भी जो मटेरियल है वो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की हिस्ट्री है जो आपके जिसका पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि आखिर जो है वो एक साइंटिफिक मेथड से जो है वो कैसे डिफरेंट डिस्कवरीज होती हैं। तो इसको आप पहले यहाँ पे इस लेक्चर को एक दो दफ़ा आप जो है रिपीट करके जो है इसको स्टडी कीजिएगा, फिर आप इसको अपनी बुक से स्टडी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।